गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने स्टार्ट किया था डॉपलर इफेक्ट के बारे में। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट में आपको मैंने कुछ बेसिक्स फॉर्म मास्टर फॉर्म बताया था इसका। ठीक है, आपसे कहा था सारे के सारे क्वेश्चन मास्टर फॉर्मूले से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो उस मास्टर फॉर्मूले के अंदर आपको बताया था मैंने कि सूत्र क्या होता है, एन डैश बराबर एन, फिर कोष्टक में ऊपर आता है एन, मतलब ब्रैकेट में ऊपर क्या आता है वी प्लस माइनस वी ओ, और बटे में नीचे आता है वी प्लस माइनस वी एस। ठीक है, कब बच्चों प्लस चिन्ह काम में लेते हैं, कब माइनस चिन्ह काम में लेते हैं, ये बताया था। ये डिपेंड करता है ओ और एस की चाहत पर। ठीक है, ये ओ और एस क्या चाहते हैं, इसके अनुसार अपन प्लस माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कल अपन ने 2-3 क्वेश्चन अपन ने छोटे छोटे देखे थे। चलो अब आगे इस पे 2-3 चीजें और अपन सीखें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यदि वी एस या वी ओ रेखा ओ एस के लंबवत है, क्या मतलब उससे पहले देखो जो अपन ने कल बच्चों पढ़ा, कल अपन ने ओ और एस की गति की देखा। तो जैसे मान लो ये बच्चों एस है और ये ओ है, तो ये इनको मिलाने वाली रेखा वही है, इनको मिलाने वाली रेखा ओ एस रेखा। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ा था ओ और एस जो गतिशील थे इस रेखा पर ही गतिशील थे, या तो पास आ रहे थे या दूर जा रहे थे, या एक स्थिर था एक पास आ रहा था। ठीक है, तो क्या मतलब है कि यहाँ पे जो इनकी गति थी वी ओ और वी एस की दिशा थी वो रेखा ओ एस पर ही थी, मतलब रेखा ओ एस के समांतर थी। अब बच्चों अगर यहाँ पे वी एस या वी ओ में कोई रेखा एस ओ के लंबवत गति कर रहा है तो क्या होगा, लंबवत गति कर रहा है मतलब ना तो पास आ रहा है ना दूर जा रहा है, तो उस अवस्था में क्या होगा, एन डैश बराबर क्या मिलेगा, एन। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं यदि वी एस या वी ओ रेखा ओ एस के लंबवत है तो इस वेग के कारण, मतलब जो वेग लंबवत है उस वेग के कारण एन डैश बराबर एन रहता है, मतलब उस वेग के कारण डॉपलर इफेक्ट नहीं लगता। तो उस वेग को आप इग्नोर कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ध्यान ही नहीं देना उस वेग पे जो वेग लंबवत है। ठीक है, मतलब वो यूजलेस होता है। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे ये विराम अवस्था में स्रोत से यहाँ पे ओ इस दिशा में गतिशील है वी ओ वेग से, तो अभी देखें ये रेखा ओ एस रेखा हो गई, यहाँ पे वेग इसके लंबवत है, तो इस क्षण पर व्यक्ति को एन डैश बराबर एन प्रतीत होगा। हाँ, थोड़ी देर बाद बच्चों आगे निकल जाएगा, थोड़ी देर बाद आगे निकल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पहुंच गया, इस जगह यहाँ पहुंच गया, अभी इस स्थान पर यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो अब जो रेखा ओ एस रेखा है इससे किसी एंगल पे आएगा वेग, 90 डिग्री पे नहीं आएगा। हाँ, अब तो यहाँ पे एन डैश का मान एन से कुछ डिफरेंट आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे रेखा वी एस मतलब वी ओ का जो वेग है इस रेखा ओ एस से किसी एंगल पे आ रहा है। ठीक है, अभी हम बात करें बच्चों इस क्षण की, इस क्षण पे देखिए ये रेखा के लंबवत वेग है, तो इस क्षण पर एन डैश बराबर एन ही रहेगा। आगे गुजर जाएगा, जब आगे जाता जाएगा तब एन डैश का मान एन के बराबर नहीं रहेगा, कुछ अलग आएगा। कितना आएगा वो भी समझाऊंगा आगे भी। ठीक है, अभी हम बात करें केवल इस क्षण की। ऐसे यहाँ देखिए बच्चों, अगला एग्जांपल ये ओ है, ये ऐसे यहाँ पे इस क्षण पे ये वी एस हमें इस दिशा में दे रखा है, इस रेखा ओ एस के लंबवत वेग है, तो इस समय इस व्यक्ति को आभासी आवृत्ति कितनी मिलेगी, एन डैश बराबर एन ही मिलेगी। ओके, चलो अब देखें एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन ये इसमें इस प्रकार से, ये दो प्रेक्षक है O1 और एक O2, तो यहाँ पे ये वृत्त है O1 तो जो है इस वृत्त के केंद्र पर है, O2 यहाँ पे इस वृत्त के बाहर है। यहाँ बच्चों एक स्रोत है, एक ही स्रोत है, यहाँ वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, इसकी 4 स्थितियां दिखा रखी है A B C D। स्रोत 4 नहीं है, एक ही स्रोत है, लगातार वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है। देखिए एन आवर्ती का एक स्रोत ऐसे जो कि त्रिज्या r वाले वृत्तीय पथ पर ओमेगा कोणीय चाल से गतिशील है। तो जो ओमेगा कोणीय चाल से गतिशील अपन जानते हैं, इसका रेखीय वेग क्या होगा, वी एस बराबर ओमेगा आर, पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में आप लोग, तो इसकी चाल वी एस बराबर क्या होगी, ओमेगा आर होगी। ठीक है, अब बच्चों 4 स्थितियां रखी है A B C D, तो कह रहा है A B C D स्थितियों के समय O1 और O2 को प्राप्त एन डैश बताना क्या होगा। तो जो पहले अपन बात करें O1 के लिए, देखिए सॉल्यूशन अपन देखें फॉर O1। तो जो O1 के देखिए ये O1 है, यहाँ पे स्रोत है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो जो इसकी दूरी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, हमेशा इसकी दूरी क्या बनी है, नियत। तो हम जानते हैं, आपको मैंने कल समझाया था, S व O के मध्य की दूरी लगातार अगर नियत बनी हुई है तो एन डैश का मान एन ही रहेगा। तो हर स्थिति के समय एन डैश का मान एन ही आएगा, मतलब एन डैश ए, एन डैश बी, एन डैश सी निकालोगे। ठीक है, सब स्थितियों के समय यहाँ पे आवर्ती एन ही प्रतीत होगी। क्यों, क्योंकि S व O के मध्य दूरी लगातार नियत है, S व O के मध्य दूरी क्या बच्चों, नियत है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, हमेशा नियत बनी है। तो इस समय हम देख रहे हैं कि आभासी आवृत्ति n के बराबर ही प्राप्त होगी। हाँ, O2 के लिए बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, मेन तो हमें O2 समझना है। O2, अब बच्चों O2 के लिए अपन देखें इस प्रेक्षक के लिए, तो चलो देखो जब ये अभी स्रोत A पर है और जब C पर है, देखिए A पर ये जो डॉटेड रेखा दिखा रखी है क्या है, इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हम OS रेखा कहते हैं। तो जो देखो यहाँ पे O2 और ये ऐसे O2S रेखा यहाँ पे लंबवत गति कर रहा है, इस रेखा की लंबवत गति कर रहा है, तो इस A वाली स्थिति पे तो आभासी आवृत्ति n के बराबर रहेगी। और जब यहाँ C पर है तो भी देखिए ये रेखा जो आ रही है O2S रेखा, इसके लंबवत गति हो रही है, तो यहाँ भी n डैश का मान n के बराबर ही रहेगा।
ठीक है, एन डैश ए बराबर एन डैश सी बराबर एन। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं जो वी एस है, वी एस परपेंडिकुलर क्या बच्चों, रेखा O2S, रेखा O2S, O2 से S को मिलाने वाली रेखा के लंबवत यहाँ पे वेग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या आएगा बच्चों, कोई आभासी आवर्ती में परिवर्तन नहीं महसूस होगा, एन डैश का मान एन आएगा। देखिए अब बात करें बच्चों बी वाली स्थिति पर, तो देखिए गौर से बी वाली स्थिति पर चित्र देखिए, तो यहाँ पे बी वाली स्थिति के समय अपन देखें क्या बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब ये बी पर है तो बच्चों ये O2 है और ये बी है, तो इसका वेग कहाँ है, इस रेखा पर ही है और ये दूर जा रहा है, ये रेखा दिख रही है लाल वाली रेखा, इस ये O2S रेखा हो गई, इस रेखा पर ही गति कर रहा है और ये दूर जा रहा है, और अपन जानते हैं दूर जा रहा होता है तो ये आवर्ती को घटाना चाहता है, और सूत्र में S कहाँ था, नीचे, आवर्ती घटाएगा तो नीचे प्लस का चिन्ह आएगा, तो लिखेंगे V प्लस वी एस, एन डैश बी बराबर एन वी अपॉन वी प्लस वी एस। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे वी एस का मान रख दो, वी अपॉन वी प्लस ओमेगा आर, ये रख देंगे। ठीक है, चलो एन डैश, अब डी देखें, डी वाली स्थिति पर, तो जो डी वाली स्थिति पर सोचिए जब ये डी पर है तो बच्चों अभी इसका जो वेग है इस रेखा के अनुदिश ही, और ये O2 के पास आ रहा है, ये O2 के पास आ रहा है, मतलब आवर्ती को बढ़ाना चाहता है, और हम जानते हैं सूत्र में S का आता नीचे आता है, और बढ़ाने के लिए नीचे हमें माइनस का चिन्ह काम में लेना पड़ेगा ताकि छोटी संख्या बन जाए और भाग लगने पर मान बड़ा हो जाए, नीचे छोटी संख्या आ जाए और मान लगने बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे आप VS का मान रख दो, क्या आएगा V माइनस ओमेगा आर, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ऐसे अपन सोल्व कर सकते हैं, बात पल्ले पड़ी। ओके, और जो यहाँ पे अगर पूछ ले आपसे, कुछ नहीं कहा जाए, ABCD सिंपल आपसे कहा जाए कि इस O2 को प्राप्त अधिकतम संभव आवर्ती ज्ञात कीजिए, तो सीधी सी बात है अधिकतम संभव आवर्ती कहाँ मिलेगी, डी वाले स्थान पे, और अधिकतम संभव आवर्ती का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये क्या बच्चों, मैक्सिमम, ये मान तो जाएगा मैक्सिमम। और पूछे न्यूनतम संभव आवर्ती ज्ञात करो, तो न्यूनतम संभव आवर्ती क्या होगी, बी वाली स्थिति पर, और ये वाला मान क्या आएगा बच्चों, मिनिमम। ठीक है, बाहर वाले प्रेक्षक को प्राप्त अधिकतम संभव आवर्ती तो ये मिलेगी, और प्राप्त न्यूनतम संभव आवर्ती ये मिलेगी। ठीक है, ये चीज अपन देख ली, क्लियर। चलो अब आगे देखो बच्चों, अगला एग्जांपल, ये अगला एग्जांपल किस तरह से बच्चों, यूं कह रहा बच्चों, इस तरह से रेलवे ट्रैक है ये, ठीक है, ये बच्चों एक रेलवे लाइन है, यहाँ बच्चों क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग, यहाँ पे बच्चों एक ट्रेन गति कर रही है इस तरफ 50 मीटर पर सेकंड के वेग से, इसकी आवर्ती यहाँ पे जो ये विस्लिंग कर रही है, मतलब सीटी बजा रही है, इसकी आवर्ती का मान 1000 हर्ट्ज है। यहाँ बच्चों एक व्यक्ति कार में गति कर रहा है, 100 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील है व्यक्ति, कार ड्राइवर मतलब कार में बैठ के गति कर रहा है, और अभी इस क्षण यहाँ पे ये वेग, जब इसका दूरी 300 मीटर है, यहाँ पे ट्रेन की दूरी होती है 400 मीटर। इस समय आप समझा, इस सिचुएशन में व्यक्ति को ट्रेन की सीटी की आवर्ती कितनी प्रतीत होगी बतानी है। ठीक है, ध्वनि वेग 340 मीटर पर सेकंड है, तो दी गई स्थिति के समय O को प्राप्त एन डैश क्या होगा ये बताना है, मतलब इस मेन को कितनी आभासी आवर्ती प्रतीत होगी ये बताना है। तो चलो गौर देखिए, ये लाइन हम देख रहे हैं SO लाइन ये है, और यहाँ पे दोनों के वेग है ना तो लाइन के अनुदिश है ना ही लाइन के लंबवत है। तो अब हमें यहाँ पे देख रहे हैं वेग थीटा एंगल पे आ रहे, जैसे आपसे कहा था यहाँ पे जब ये पार करके आगे चल जाएगा तो वेग थीटा एंगल पे आएगा, तो वही कंडीशन यहाँ पे आ गई। हम देख रहे हैं वेग थीटा एंगल पे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, घटक करेंगे। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे कंपोनेंट्स, देखो बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन अपन समझे इसका, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बच्चों, और यहाँ पे ये O हमें दिखा रखा है, ये O है, ये S और ये O। S का वेग हमें कितना दे रखा बच्चों, S का वेग यहाँ पे दे रखा है 50, इस दिशा में इसका वेग हमें दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड, और O का वेग इस दिशा में दे रखा है, कितना दे रखा बच्चों, O का वेग इस दिशा में ये हम देखा है 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 100 मीटर पर सेकेंड, ये वेग 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा आप एंगल के बारे में सोचे बच्चों थोड़ा सा, ये 500 मीटर है और ये 300 मीटर, 5 और 3 के बीच में एंगल कितना होता है, 53 डिग्री, तो ये एंगल कितना बच्चों, 53 डिग्री है। ऐसे ही ये एंगल कितना जाएगा बच्चों, 37 डिग्री, ये एंगल 37 डिग्री। अब यहाँ पे इसके हम करें घटक, चलो घटक करें बच्चों, यहाँ पे देखिए इसका घटक करेंगे 50 का, इस तरफ कितना आएगा 50 cos 37, 50 cos 37, cos 37 का मान क्या होता है बच्चों, cos 37 का मान होता है 4/5, 4/5, तो कितना होगा यहाँ पे, यह जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब। और बच्चों इसका इधर घटक करेंगे तो घटक करने की जरूरत नहीं है, वो तो लंबवत आएगा इस रेखा के, तो उस घटक को अपन क्या बोल सकते हैं, यूजलेस। ये घटक तो बच्चों यूजलेस घटक है, किसी काम का नहीं घटक है, यूजलेस घटक है, यूजलेस घटक।
ठीक है, यूजलेस है घटक। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एस है ये ओ की तरफ आ रहा है, इस दिशा में गति कर रहा है, किस वेग से, 40 मीटर पर सेकंड से। ऐसे चलो अब इसके घटक करें अपन, इसके ओ के भी घटक करें। ठीक है, एक तो घटक करें इस तरफ कितना घटक आएगा, ये आएगा 100 cos 53 डिग्री, 53 डिग्री का मान 3/5, तो कितना जाएगा बच्चों, ये जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो O है ये इस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में किस वेग से, 60 मीटर पर सेकंड से, और इसका इधर जो घटक आएगा ये इधर की ओर भी घटक आएगा, ये जो कि यूजलेस होगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा इसको, ये घटक यूजलेस है। क्यों है यूजलेस बच्चों, ये रेखा SO ये रही इस रेखा के लंबवत है, इसलिए यूजलेस है। ऐसे वाला घटक भी जो इस रेखा OS के लंबवत है, इसलिए यूजलेस है। तो जो लंबवत वाले घटक है उस पर ध्यान देना ही नहीं है आपको। अब यहाँ पे देखें, इसमें अपन निकालें आभासी आवृत्ति, तो गौर से बच्चों यहाँ पे ये S और ये O है, इस रेखा के अनुदिश देखिए 40 और 60 के वेग से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अर्थात आवृत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम देखें n डैश का मान, n डैश बराबर n, और बच्चों देखिए V मतलब VO और VS दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, आवृत्ति बढ़ाना चाहते हैं। तो VO तो कहाँ था, ऊपर आता है, आवृत्ति बढ़ानी है तो ऊपर हमें प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, V प्लस VO, और S आता है नीचे, आवृत्ति बढ़ाने के लिए नीचे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो n डैश बराबर n VO V प्लस VO अपॉन V माइनस VS लिख दिया अपन ने। अब रख दें आवृत्ति का मान कितना है, 1000। ठीक है, V प्लस VO, तो V का मान हमें देखा साउंड वेलोसिटी 340, VO का मान कितना बच्चों 60, VO का मान 60 है, ये रख दिया 60 बटे में 340, माइनस VS का मान कितना है 40, से रख दो 40। ठीक है, तो बच्चों कितना हो गया, ये ऊपर तो आ गया 1000 है ही सही, 400 बटा 300, ये 2 जीरो कट गए, 4/3 इंटू 1000 करेंगे, ये कितना जाएगा 4000/3, मतलब ये 1333.3 हर्ट्ज, ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1333.3 हर्ट्ज, इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, हाँ अगर पूछ ले वृद्धि कितनी है, वृद्धि पूछ ले तो बच्चों वृद्धि देखिए, वास्तविक आवृत्ति कितनी थी बच्चों, यहाँ पे वास्तविक आवृत्ति थी 1000, और महसूस कितनी हो रही है, इसको प्रतीत कितनी हो रही है 1333 हर्ट्ज। तो वृद्धि पूछ ले तो क्या बोलेंगे 333.3 हर्ट्ज, वृद्धि पूछ ले तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये अपन ने ये जो कॉन्सेप्ट सीखा, इसमें लंबवत वेग का अपन देखा कि जब भी वेग रेखा SO के लंबवत होता है तो उसका आभासी आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, ये चीज अपन ने देखी, क्लियर। चलो आगे और चीज समझाऊं आपको मैं। देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखें, इस पे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता एग्जाम्पल है बच्चों। देखिए इसमें क्या है, अब क्या यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट कंडीशन में, ये ऑब्जर्वर ये वाला प्रेक्षक स्थिर अवस्था में। ठीक है, यहाँ बच्चों ये सोर्स है, मतलब जो भी ट्रेन अपन यूज की थी वो ट्रेन यहाँ पे मूव करती आ रही है, लगातार आगे गति करते हुए इधर जा रही है। ठीक है, मतलब ये जो व्यक्ति था बच्चों, जो मेन है व्यक्ति यहाँ पे स्थिर अवस्था में रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, यहाँ ट्रेन कंटिन्यू ऐसे मूव करती हुई आगे जा रही है। ठीक है, तो जो अब इन कंडीशन में यहाँ पे इस व्यक्ति को कितनी कितनी आवृत्तियां प्रेक्षित होगी वो अपन देखने जा रहे हैं। तो चलो देखो पहले इस पॉइंट पर, अभी ट्रेन यहाँ पर है, ये एंगल थीटा बन रहा है, मान लो अभी ट्रेन यहाँ पर है। तो चलो देखो ये तो स्थिर अवस्था में, तो केवल घटक किस करेंगे VS के, VS घटक कर दिए, इधर तो आ गया VS cos, ठीक है, जो कि इस लाइन के अनुदिश है, और ये घटक बच्चों यहाँ पे इस लाइन के लंबवत है, इसलिए यूजलेस है, मैंने लिखा ही नहीं, जो साइन थीटा घटक है ना वो यूजलेस है, लिखा ही नहीं इसको अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये जो स्रोत है ये पास आ रहा है, इसके इस लाइन के अनुदिश इसके पास आ रहा है, तो स्रोत चाहता है आवृत्ति बढ़े, तो नीचे क्या आएगा माइनस का चिन्ह, तो नीचे लिख दिया V माइनस VS, VS का मान कितना है VS cos थीटा, यहाँ पे क्या है ये VS cos आएगा, VS cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा ये V प्लस VS sin थीटा, V प्लस VS cos थीटा, ये बनेगा रिजल्ट V प्लस VS cos थीटा, V प्लस VS cos थीटा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे इसमें समझना बात को, यहाँ बच्चों इसमें अभी तो ये सोर्स पास आ रहा है, ठीक है नहीं, पास आ रहा है यहाँ पे किसी स्पीड से VS cos से, मतलब सोर्स जो है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है, इससे नीचे माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है, अब जब बच्चों यहाँ पे अभी तक अभी यहाँ पर इस स्थान पर है, अभी इसकी जो वेग है ये इस रेखा के एग्जैक्ट लंबवत है, तो लंबवत है तो n डैश V का मान तो एग्जैक्ट n के बराबर आएगा। और फिर जब यहाँ पहुंच गया तो अपन देखते हो इस अवस्था में यहाँ पे VS का घटक करेंगे, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा आएगा, इधर घटक आएगा VS cos थीटा। तब क्या जो सोर्स है यहाँ पे इस रेखा पर दूर जा रहा है, किससे VS cos थीटा वेग से दूर जा रहा है, VS cos थीटा वेग से दूर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे n डैश का मान क्या है n V अपॉन V प्लस VS cos थीटा, ये आ जाएगा मान। ठीक है, आगे सही में सोचो यहाँ पे देखें अपन, यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे तो n डैश का मान क्या मिल रहा है हमें ज्यादा, क्योंकि सोर्स पास आ रहा है, आवृत्ति बढ़ाना चाहता है, यहाँ पे एग्जैक्ट n के बराबर आ रहा है और यहाँ पे n से छोटा आ रहा है। तो यहाँ से हम देखें
यहाँ देखिए जो आप देखते हो उसके अंदर वेग का मान समझना क्या कह रहा हूं मैं। अतः यहाँ देखिए बच्चों एन डैश ए या एन डैश सी देखें, एन डैश सी इज लेस देन एन डैश बी इज लेस देन एन डैश ए। तो सी का मान सब छोटा है तो हम कहते हैं अतः ए टू सी जाने पर आभासी आवृत्ति घट रही है, आभासी आवृत्ति लगातार घट रही है, आभासी आवृत्ति लगातार घट रही है। ठीक है, लगातार घट रही है क्योंकि सी वाला मान सबसे छोटा है। ठीक है, ये अपन देख लिया। चलो उसके बाद देखिए फिर हम अगला एग्जाम्पल में क्या बच्चों, यहाँ पे इस तरह से एक ट्रेन है। ठीक है, ये इस आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पे लगातार गति कर रही है। ठीक है, यहाँ बच्चों इस जो पिछला डिब्बा है इस पे लास्ट डिब्बे में एक ये जो गार्ड बैठा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रेन है इसकी सीटी, ट्रेन से सीटी बजाई जाती है तो जो यहाँ पे जब इंजन की सीटी बजती है उसकी आवृत्ति मान लो एन है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है इस गार्ड को इस आभासी आवृत्ति का मान कितना प्रतीत होगा यह बताना है। यह एंगल थीटा बन रहा है। तो चलो देखो यहाँ पे देखिए ट्रेन बच्चों लगातार गति करेगी, एस और ओ के बीच की दूरी हमेशा क्या बनी रहेगी, नियत। सोचिए एस व ओ के बीच की दूरी हमेशा नियत बनी रहेगी। जो आपको दूरी यहां से तक दिखी है ना, ये दूरी हमेशा क्या रहेगी, नियत। ये कभी चेंज होगी नहीं, हमेशा ट्रेन यू गति कर रही है इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में एस और ओ के मध्य की दूरी हमेशा नियत बन रहेगी। तो हम कहते हैं एन डैश का मान क्या आएगा, एन। ठीक है, यहां बच्चों ओ प्रेक्षक ओ को प्राप्त एन डैश बराबर एन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों क्योंकि ओ व एस के मध्य दूरी सदैव नियत है। ओ व एस के मध्य की दूरी बच्चों सदैव नियत है, इसलिए यहाँ पे ये रहेगा मान। ठीक है, ऐसा में चलो अब आगे बच्चों एक स्टार पॉइंट अपन देखें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्थिति के साथ एन डैश का ग्राफ। ठीक है, एन डैश व स्थिति के मध्य ग्राफ जब गतिशील ओ स्थिर एस को पार करता है, क्या मतलब बच्चों इसका देखिए यहाँ पे जैसे अपन ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं इस तरह से। यहाँ बच्चों देखिए यहाँ पे ये एस है, ये की जो कि स्थिर अवस्था में, ये बच्चों स्थिर अवस्था में एस है। यहाँ से बच्चों इधर से ओ आ रहा है, इसको क्रॉस करके आगे जाएगा। अभी यहाँ पे ओ इस स्थिति पर है, लगातार इधर गति कर रहा है एक नियत चाल यू से बच्चों किधर जा रहा है, एस की तरफ, इसको पार करता है। ठीक है, तो बच्चों इसकी आवृत्ति ये एन है, आवृत्ति एन। मान लो एन का मान 500 हर्ट्ज है। ठीक है, इस स्रोत की आवृत्ति मैंने कितनी मान ली बच्चों, सपोज 500 हर्ट्ज आवृत्ति का ये स्रोत है, 500 हर्ट्ज आवृत्ति का मान 500 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को जो आभासी आवृत्ति प्राप्त होगी इसका हम स्थिति के साथ ग्राफ बना रहे हैं। स्थिति के साथ ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, यहाँ बच्चों अभी यहाँ पे देखिए ये बिंदु, ये मान लो 500 हर्ट्ज वाला बिंदु है, 500। तो चलो देखिए अभी यहाँ पे ये इसके पास आ रहा है तो उसको आभासी आवृत्ति क्या मिलेगी, ज्यादा, क्योंकि अभी ओ यहाँ पे एस की ओर आ रहा है, पास आ रहा है, आभासी आवृत्ति यहाँ मिलेगी। तो आभासी आवृत्ति हो सकता है मिल रही हो 505 हर्ट्ज, 505 हर्ट्ज मतलब ज्यादा मिल रही है। तो यहाँ पर देखा कि ग्राफ जब तक पास आता रहेगा इसको आवृत्ति कितनी मिलेगी, एन डैश का मान ग्रेटर देन एन आएगा, मतलब 505 आएगा, मतलब जो कि 500 ज्यादा है। तो चलो लगातार देखिए, समझो मेरी बात को, ये व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, लगातार इसको मान कितना मिल रहा है, 505 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब पास आने, मतलब इसका देखिए इसकी एन डैश का मान यहाँ पे अभी प्रारंभ में स्थिति पर डिपेंड नहीं कर रहा, कैसा है मान, नियत है, स्थिति पे डिपेंड नहीं कर रहा, नियत है। हाँ, बस इस पे डिपेंड कर रहा है कि पास आ रहा है इसलिए बड़ा हुआ मान मिल रहा है, 505 मिल रहा है, जो कि हमेशा 505, यहीं 505 हर जगह कितनी प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब तो जब इसको क्रॉस करके जैसे आगे निकल जाएगा अचानक से मान आवृत्ति का थोड़ा घटा हुआ प्रतीत होगा। जैसे मान लो प्राप्त हुआ 495 हर्ट्ज, क्यों मिलेगा घटा हुआ, क्योंकि अभी ये दूर जा रहा है, जैसे यहाँ पहुंच गया, इस जगह यहाँ पहुंच गया, अब दूर जा रहा है तो घटा हुआ मान मिलेगा। तो मान मिलेगा एन डैश, इसको एन डबल डैश बोल दो मानो चाहो तो, एन डबल डैश क्या है, लेस देन एन है, तो घटा मान मिलेगा जब पार कर जाएगा ये। ठीक है, तो चलो देखें बच्चों इसको आवृत्ति में कितना परिवर्तन महसूस हुआ।
आभासी आवर्ती में परिवर्तन, आभासी आवर्ती में परिवर्तन डेल्टा एन बराबर एन डैश माइनस एन डबल डैश। वैसे तो बच्चों परिवर्तन निकालते हैं एन डबल डैश माइनस एन डैश करके, मतलब बाद वाला माइनस प्रारंभिक वाला आभासी मान। बट अब तो यहाँ पे देखें एन डैश का मान ग्रेटर है, ये लेस है, तो अपन यहाँ पे चलो अंतर निकाल लेते हैं, कितना कमी महसूस हुई, कितनी कमी महसूस हुई। तो ये डेल्टा एन कमी को बता रहा है एक्चुअल में। तो एन डैश माइनस एन डबल डैश करेंगे तो एन डैश का मान एन, देखिए प्रारंभ में पास आ रहा है, तो पास आने पर हम देखते हैं सूत्र क्या आएगा ऊपर, v प्लस यू बटा वी, क्योंकि ओ आवर्ती को बढ़ाना चाहता है तो ऊपर प्लस का चिन्ह आ गया, फिर माइनस एन, फिर ऊपर आ जाएगा माइनस का चिन्ह v माइनस यू अपॉन वी, क्योंकि बच्चों अभी दूर जा रहा है तो आवर्ती को घटाना चाहता है, तो इसमें एन अपॉन वी ले लो कॉमन, तो क्या जाएगा ये v प्लस यू माइनस वी माइनस यू। तो बच्चों यहाँ पे देखिए v से v कट जाएगा तो कितना हो गया u प्लस यू, 2u हो गया, तो आ गया रिजल्ट 2nu अपॉन v। मतलब बच्चों आपसे कहा जाए कि एक श्रोता है, मतलब ऑब्जर्वर है, एक श्रोता स्थिर स्रोत को पार करता है तो उसको आभासी आवर्ती में कितना परिवर्तन महसूस होगा, तो ये निकाल लिया अपन डेल्टा एन का मान 2nu अपॉन v, इतना उसको श्रोता को मतलब प्रेक्षक को इतना परिवर्तन महसूस होगा। ठीक है, ये अपन ने ज्ञात किया। क्लियर। अब चलो देखो यहाँ पे ग्राफ तो अपन बना लिया, लेकिन ग्राफ वास्तव में देखा है तो ग्राफ ऐसा बनता नहीं है। प्रैक्टिकल ग्राफ कैसा आता है बच्चों, देखो यहाँ समझे, वास्तव में ग्राफ, वास्तविक ग्राफ, देखिए वास्तविक ग्राफ का बच्चों कुछ इस तरह से मिलता है, मतलब प्रैक्टिकल ग्राफ अपन देखें तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है, एन डैश वर्सेस एन ग्राफ, समझना बात को, ये कुछ ऐसा मिल रहा होता है। एन डैश वर्सेस स्थिति ग्राफ की बात कर रहा हूं, एन डैश वर्सेस स्थिति ग्राफ हमें वास्तव में कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए इस प्रकार से ये ग्राफ मिलता है वास्तव में बच्चों में। देखिए मतलब यहाँ पे बच्चों में क्या मिलता है, कर्व या एक ग्राफ कर्वेचर रूप में प्राप्त होता है, एक कर्व के रूप में, एक वक्र के रूप में ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, आगे तो स्ट्रेट लाइन है, आगे तो कांस्टेंट लाइन है ही, सही इधर कांस्टेंट लाइन है। ठीक है, बट यहाँ से पास आ रहा है तो एकदम से स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, हमें कुछ इस तरह से वक्र रूप में मुड़ने के बाद ग्राफ खुलता है। इसका कारण क्या है समझो, इसका कारण क्या बच्चों, देखिए यहाँ पे बच्चों ऐसे स्रोत ऐसे हम देख ही रहे हैं, स्रोत एस। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों ये ओ है, इधर से ओ आ रहा है इसके पास। ठीक है, अभी तो बच्चों स्ट्रेट लाइन के अनुसार मूव करेगा, लेकिन आप जैसे मान लो स्रोत जैसे कि ट्रक है, ये ट्रक यहाँ खड़ा हॉर्न जा रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति आ रहा है ट्रक की तरफ, तो ट्रक को जब पार करना है तो हॉर्न के अंदर से घुस के थोड़ा निकलेगा, वो व्यक्ति हॉर्न के अंदर से घुस के थोड़ा उधर निकलेगा, वो तो यहाँ से ट्रक के साइड से होकर निकलेगा, इस तरह से यहाँ आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा अपने पाथ को थोड़ा सा वक्र पथ के अनुसार घूमता हुआ यहाँ से होता हुआ इधर से ये निकलेगा घूमता हुआ। अपन जानते हैं जो पथ बनेगा इस व्यक्ति का पथ कुछ ऐसा होगा, इस तरह से यहाँ से घूम के साइड से ही निकलेगा, फिर आगे सीधा जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो चो यहाँ पे एक्चुअल पथ ऐसा था, जो देखो हर क्षण अपन देखें यहाँ पे, अब जब यहाँ पे घूम रहा है ये, तो ये वक्र आने का कारण क्या है, अब जो यहाँ पे इसके बाद फिर इसका वेग कुछ स्पर्श की दिशा में हो जाएगा, इस तरह से, इस प्रकार से स्पर्श की दिशा में गति करता है, उसका वेग निकल रहा है। तो जब बच्चों अभी यहाँ पे इस स्थिति पर है तो उस समय एग्जैक्ट ये ओ एस रेखा के लंबवत गति करता हुआ दिखेगा आपको, तो इसलिए यहाँ पे केवल इस टाइम पे एग्जैक्ट एन डैश बराबर एन आएगा, उसके बाद तो फिर थीटा एंगल पे मान बनेंगे, तो वेलोसिटी इस तरह चेंज होगी, मतलब आभासी आवर्ती इस तरह चेंज होगी, फिर उसके बाद तो वापस ये लगातार उस पूरा वेग कहाँ जाएगा, इस रेखा पे आ जाएगा, तो पूरा वेग इस रेखा पे आ जाएगा, तो ग्राफ कैसा मिलेगा बच्चों, एक कांस्टेंट लाइन। केवल इस को साइड से पार करने के दौरान इसका वेग थोड़ा थीटा एंगल पे आ रहा है। ठीक है, ये अपन देखा, तो ये सॉरी, तो जो वास्तविक ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया। क्लियर, ये अपन देखा। अब बच्चों यहाँ पे देखें, इसमें ये तो अपन ने कुछ एक्स्ट्रा देख लिया वास्तविक ग्राफ। अच्छा, अब समझे बच्चों यहाँ पे देखिए एक नोट के रूप में, नोट के रूप में देखें, अभी तो यहाँ पे ये ओ गतिशील था, इसने स्थिर एस को पार किया तो आभासी आवर्ती में इतना परिवर्तन हुआ। अगर बच्चों मान लो गतिशील एस स्थिर ओ को पार करता, तो यदि गतिशील एस स्थिर ओ को पार करे तो आभासी आवर्ती में परिवर्तन, तो आभासी आवर्ती में परिवर्तन कितना आएगा, देखिए डेल्टा एन निकाले अपन, डेल्टा एन बराबर वही एन डैश माइनस एन डबल डैश कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों एन डैश का मान, अब क्या बच्चों एस गति करता हुआ रहा है इस तरह से, जैसे बच्चों ये एस है,
यहाँ पे S गतिशील अवस्था में आ रहा है और O को पार कर रहा है ऐसे ही, ठीक है, ये ऐसे ये गति करता हुआ आ रहा है u वेग से, ठीक है। यहाँ पे बच्चों स्थिर अवस्था में O है, इसको पार करके आगे जा रहा है, ये स्थिर O को पार करके आगे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को जो आवासीय आवर्ती यहाँ प्रतीत होगी n डैश माइनस n, अभी तो पास आ रहा है तो n डैश मिलेगी, जब पार कर दूर चल जाएगा तब n डबल डैश प्राप्त होगी। तो उसका अंतर अपन देखें तो पहले तो पास आ रहा है, तो पास आ रहा है तो स्रोत आवर्ती को बढ़ाना चाहता है, नीचे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। फिर जब क्रॉस करके आगे चला गया तो आवर्ती घटाएगा तो नीचे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों एन वी तो ले लो कॉमन, नीचे फिर एलसीएम आ जाएगा v माइनस यू अपॉन वी प्लस यू, एलसीएम ले लिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच्चों v प्लस यू माइनस ऑफ v माइनस यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हैं इसमें क्या कट जाएगा, v से भी कट जाएगा, ये v से v कट गया तो कितना हो गया 2u, तो ट्वाइस ऑफ n u v अपॉन यह क्या जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यह जाएगा डेल्टा n का मान, ठीक है। तो अब गौर से देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए अच्छा तो यहाँ पे O और S के मध्य सापेक्ष वेग कितना है u, देखिए सापेक्ष वेग u है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी घट रही है u वेग से। अच्छा यहाँ देखिए यहाँ भी S और O के मध्य सापेक्ष वेग कितना है u, मतलब इनके बीच की दूरी u वेग से घट रही है। दोनों स्थितियों में सापेक्ष वेग u है, लेकिन फिर भी आभासी आवर्तियों में परिवर्तन अलग अलग आ रहा है कि नहीं है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ध्वनि में जो डॉपलर इफेक्ट का मान है, ध्वनि में साउंड में डॉपलर इफेक्ट का मान केवल सापेक्ष वेग पर ही डिपेंड नहीं करता, जबकि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि S व O दोनों में से कौन गतिशील है, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर O गतिशील है तो ये मान मिल रहा है और अगर S गतिशील है तो ये मान मिल रहा है, ठीक है। आई बस में तो हम कह सकते हैं बच्चों की जो साउंड में डॉपलर इफेक्ट है बच्चों, यह एक तरह से असम्मित होता है, मतलब खाली सापेक्ष वेग पर ही निर्भर नहीं करता, जबकि इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन गतिशील अवस्था में है। बात पहले पड़ी। तो जो अब नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे यहाँ पे विस्पंद की स्थितियां, देखिए क्या होती है बच्चों विस्पंद की स्थितियां, समझे विस्पंद की स्थितियां। तो जो विस्पंद की स्थितियां क्या है, कंडीशन ऑफ बीट्स, जब भी बच्चों किसी व्यक्ति के कान में दो साउंड एक साथ प्रवेश कर रही होती हैं, दो साउंड एक साथ व्यक्ति कान में एंटर कर रही हैं, तो उस व्यक्ति को बीट्स ऑब्जर्व होते हैं और दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी में मान लो अल्प अंतर है, तो व्यक्ति को क्या उत्पन्न होंगे, विस्पंद सुनाई देंगे, ठीक है। मतलब क्या बच्चों देखो यदि अल्प डेल्टा एन वाली दो साउंड, अल्प डेल्टा में अल्प आवर्ती अंतर वाली दो साउंड मेन ओ के कान में पहुंचे तो मेन को, ठीक है, मेन को बीट्स मतलब विस्पंद प्रेक्षित होते हैं, विस्पंद प्रेक्षित होते हैं। बच्चों डेल्टा एन का मान कहाँ चाहिए, लेस देन 10, ठीक है। अल्प डेल्टा एन मतलब डेल्टा एन का मान लेस देन 10 हर्ट्ज होना चाहिए। अगर 10 हर्ट्ज से ज्यादा हुए डेल्टा एन का मान तो विस्पंद उत्पन्न तो होंगे पर इस व्यक्ति को प्रेक्षित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं व्यक्ति अधिक से अधिक कितने विस्पंद प्रेक्षित कर सकता है, केवल 10 से ज्यादा को प्रेक्षित नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पे हम ये डेल्टा एन कैसे ज्ञात करते हैं, डेल्टा एन का मान निकालते हैं, डेल्टा एन बराबर एन लार्ज माइनस एन स्मॉल। व्यक्ति कानों में दो साउंड पहुंचेगी, ठीक है, एक लार्ज आवृत्ति की और एक स्मॉल आवृत्ति की, दोनों का जो अंतर है वो डेल्टा एन 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, तो उस व्यक्ति को विस्पंद सुनाई देंगे, जिसका मान अपन ऐसे निकाल लेंगे विस्पंद आवृत्ति का मान, ठीक है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल अपन देखें तो एग्जाम्पल उससे और क्लियर हो जाएगा। जब बच्चों यहाँ पे इसमें ये S1 है, एक सोर्स S1, इसकी फ्रीक्वेंसी n है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी n है जो कि यहाँ पे स्थिर अवस्था में है, ठीक है। यहाँ बच्चों एक प्रेक्षक है, ये इस दिशा में गति कर रहा है u वेग से गति कर रहा है इस तरफ। यहाँ बच्चों एक अदर सोर्स है S2, इसकी भी आवृत्ति n है जो कि यहाँ पे स्थिर अवस्था में है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इस ये जो मेन है मतलब ऑब्जर्वर है, यहाँ पे देखिए एक तो इधर से आभासी आवृत्ति सुनाई देगी इसको इस स्रोत की,
और एक इस स्रोत की आभासी आवृत्ति सुनाई देगी। मतलब इस व्यक्ति कानों में दो आभासी आवृत्तियां पहुंचेगी, एक N1 डैश एक N2 डैश। ठीक है, तो उनके मान क्या क्या होंगे देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले इसको भूल जाओ, पहले इसको देखो। तो यहाँ पे बच्चों ये प्रेक्षक है, इससे दूर जा रहा है, तो यहाँ पे N1 डैश का मान कितना होगा, दूर जा रहा है प्रेक्षक मतलब O दूर जा रहा है, तो V माइनस VO मतलब V माइनस U। ठीक है, VO का मान कितना है तो U है, V माइनस U अपॉन V। ये तो क्या हो गया, इसके कारण प्रेक्षित आवृत्ति। और चलो देखें फिर यहां से इसके कारण प्रेक्षित आवृत्ति N2 डैश। तो ये ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा है तो आवृत्ति को बढ़ाना चाहता है, तो क्या जाएगा V प्लस यू अपॉन V, मतलब V प्लस VO अपॉन V कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग आवृत्तियां हैं, मतलब दोनों आवृत्तियां उसको प्रेक्षित होंगी। बड़ी आवृत्ति कौन सी है, N2 डैश। ठीक है, N2 डैश का मान N1 डैश से ज्यादा है, तो इसलिए अपन निकालें बच्चों विस्पंद। विस्पंद कैसे निकालेंगे, घटाकर। तो यहाँ पे विस्पंद हम निकालेंगे विस्पंद डेल्टा N बराबर कैसे निकालेंगे, N2 डैश माइनस N1 डैश करके। ठीक है, घटाएंगे तो उसको इसमें घटाइए, N अपॉन V तो कॉमन आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम माइनस करने पे देखेंगे U कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जाएगा 2NU अपॉन V, ये बन जाएगा रिजल्ट 2NU अपॉन V, यह आ जाएगा विस्पंद आवृत्ति का मान। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बात पहले पढ़ी। चलो एक और एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से बच्चों देखिए, यहाँ पे बच्चों S1 सोर्स है, इसकी आवृत्ति N है। ठीक है, यहाँ बच्चों ये प्रेक्षक O है, यहाँ पे ये S2 स्रोत है, इसकी आवृत्ति भी N है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर जो प्रेक्षक है ये स्थिर अवस्था में है, इधर से ये आ रहा है पास U वेग से, इधर से ये आ रहा है पास U वेग से। आपसे कहा जाए कि इस प्रेक्षक को कितने विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देंगे, तो कैसे निकालें बच्चों, देखिए यहाँ बच्चों पहले इसको भूल जाओ, इधर से जो सोर्स आ रहा है इसके कारण इसको आवृत्ति बड़ी हुई प्रतीत होगी, तो पहले इसके कारण जो N डैश मिलेगा मिस N1 डैश बराबर क्या आएगा, देखिए सोर्स पास आ रहा है तो N1 डैश का मान क्या आएगा, N इंटू V अपॉन, सोर्स पास आ रहा है, ये आवृत्ति को बढ़ाना चाहता है इसलिए नीचे आ जाएगा माइनस का चिन्ह, मतलब V माइनस VS कर देंगे, ये लो या क्या V माइनस VS का मान U है। और फिर यहाँ देखें अपन इसमें इधर से ये इसके पास आ रहा है तो ये भी आवृत्ति बढ़ाना चाहता है, तो N2 डैश का मान क्या है बच्चों, N इंटू V अपॉन V माइनस U, क्योंकि इधर से भी आवृत्ति बढ़ाना चाहता है तो यह गया। अब देखिए दोनों को दोनों आभासी आवृत्तियां उसको समान प्रेक्षित हो रही हैं, इससे विस्पंद कितने बनेंगे, 0। तो आप देखिए बच्चों N2 डैश इज इक्वल टू क्या है, N1 डैश, तो यहाँ पे विस्पंद कितने मिलेंगे बच्चों, विस्पंद डेल्टा N बराबर क्या है बच्चों, 0 हो जाएगा, डेल्टा N बराबर 0, कोई विस्पंद इसको प्रेक्षित नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं विस्पंद के बारे में। ठीक है, चलो अब बच्चों देखो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सामने एक परावर्तक है, परावर्तक पे साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो वो रिफ्लेक्टेड साउंड की आवृत्ति प्रेक्षक को कितनी प्रतीत होगी। ठीक है, तो अब वही अपन देख रहे हैं परावर्तित ध्वनि की आभासी आवृत्ति N डैश। तो जो परावर्तित ध्वनि की आभासी आवृत्ति N डैश हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। तो जो परावर्तित साउंड की आभासी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, पहले परावर्तक को सुनना, परावर्तक को यहाँ पे चलो कैसे करते हैं समझो। यहाँ बच्चों क्या करेंगे, परावर्तक को हम पहले एक दर्पण मान लेंगे, परावर्तक क्या मानेंगे, दर्पण, और उस दर्पण में हम जो दिया गया स्रोत है उसकी इमेज दिखाएंगे। स्रोत स्थिर है तो उसकी इमेज भी स्थिर होगी, स्रोत दर्पण के पास आ रहा है तो उधर से इमेज भी दर्पण के पास आएगी। इस तरह से अगर स्रोत दर्पण दूर जा रहा है तो इमेज भी दर्पण से दूर जाएगी। इस प्रकार से हम इमेज दिखाएंगे। अब जो इमेज हमने दिखाई है वो इमेज परावर्तित ध्वनि का सोर्स मानते हुए, उस इमेज को परावर्तित ध्वनि का सोर्स मानते हुए परावर्तित साउंड की आवृत्ति दिए गए प्रेक्षक के लिए हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे परावर्तक, ठीक है, परावर्तक में S की इमेज दिखाकर उस इमेज को हम क्या मानेंगे, स्रोत, उस इमेज को स्रोत मानकर
क्या निकालेंगे, एन डैश परावर्तक, एन डैश परावर्तक ज्ञात करें। आइए समझो, इमेज को स्रोत मानकर एन डैश परावर्तक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, चलो एग्जाम्पल अपन देखें, उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ बच्चों देखिए एग्जाम्पल बच्चों इस तरह से देखिए, यहाँ पे इस तरह बच्चों एक व्यक्ति है, ओ है, ये ओ है, यहाँ पे ये स्थिर अवस्था में है ओ, ये बच्चों प्रेक्षक स्थिर अवस्था में, यहाँ बच्चों इस जगह ये सोर्स है, ये एस, ये सोर्स एस है, इसकी आवर्ती एन है, ये एन आवर्ती का स्रोत है, यहाँ से ये किसी यू स्पीड से दूर जा रहा है। यहाँ बच्चों सामने एक परावर्तक है, इस जगह परावर्तक क्या हो सकता है बच्चों, कोई भी दीवार या कोई पहाड़, ऐसे कोई परावर्तक है, परावर्तक, परावर्तक का मतलब बच्चों कोई पहाड़ या कोई दीवार हो सकती है, पहाड़ या कोई दीवार है, कोई भी दीवार हो सकती है जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपको क्या बताया कैसे साउंड कैसे याद करना बच्चों, इसकी पहले इमेज दिखा दो। यहाँ पे ये लो देखो, अभी ये बच्चों दर्पण है, ये इधर सोर्स पास आ रहा है तो इधर से इमेज पास आ रही होगी, उसी चाल से ये अपन ने यहाँ पे ये इसकी इमेज दिखा दी। ठीक है, इमेज मतलब अपन ने क्या दिखा दी, इमेज मतलब प्रतिबिंब दिखा दिया, इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब दिखा दिया अपन ने, ये यू स्पीड से पास आ रहा है ये इमेज। ठीक, इसकी आवृत्ति एन है, क्लियर, ये आवृत्ति एन है, ये अपन ने इमेज दिखा दी इसकी आवृत्ति एन, इस इमेज की आवृत्ति एन दिखा दी अपन ने। और यहाँ पे देखिए समझना बात हो रहा हूं मैं, और देखो यहाँ पे इस व्यक्ति के कान में दो साउंड पहुंचेगी, एक तो डायरेक्ट यहां से इधर आएगी क्योंकि यहां से साउंड यहां पहुंचेगी, और एक यहां से साउंड रिफ्लेक्ट होके इधर से आएगी, परावर्तक से रिफ्लेक्ट होके आएगी। मतलब इस व्यक्ति कान में दो साउंड पहुंचेगी, एक तो डायरेक्ट स्रोत से आएगी और एक दीवार से टकरा कर आएगी, तो उस व्यक्ति को दो साउंड सुनाई देगी। तो एन डैश डायरेक्ट अपन देखें, एन डैश डायरेक्ट, जो डायरेक्ट इसे कान में आ रही है वो क्या बच्चों कैसे निकालेंगे, देखिए इसको भूल जाओ अभी। यहाँ पे देखिए ये प्रेक्षक, ये जो स्रोत है ये दूर जा रहा है, स्रोत दूर जा रहा है, आवृत्ति को घटाना चाहता है तो नीचे क्या जाएगा, माइनस का चिन्ह, नीचे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, v प्लस वीओ, एन डायरेक्ट इक्वल टू एन इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस कर दिया, v प्लस वी एस, वी अपॉन वी प्लस वी एस कर दिया, ये आ गया। और देखो फिर एन डैश परावर्तक निकालें, परावर्तक, जो परावर्तक मैंने दिखा है इस परावर्तक से जो साउंड रिफ्लेक्ट होगा उसका मान निकालें, तो उसके लिए हम इसको भूल जाओ, क्या देखा ये इमेज है, इस इमेज की सहायता से, इसको इमेज की सहायता से हमें इस दिए गए प्रेक्षक के लिए निकालनी है आभासी आवृत्ति। तो देखिए बच्चों ये हमारा सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, तो सोर्स जो है इस ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, ये सोर्स है इस ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, अर्थात आवृत्ति को बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, माइनस का साइन, तो एन डैश इज इक्वल टू एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, वी अपॉन वी माइनस वी एस, ये अप्लाई कर दिया अपन ने। ठीक है, मतलब हमें परावर्तित साउंड की आवृत्ति याद करनी, तो क्या करेंगे, दर्पण में, मतलब इसको दर्पण मान लेंगे, इसमें इमेज दिखा देंगे, इस इमेज को सोर्स लेते हुए फिर हम इसके लिए आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे। आ गया। अब देखो बच्चों दोनों की दोनों आवृत्तियां अलग अलग हैं, कौन सी आवृत्ति ज्यादा है, एन डैश परावर्तक वाली आवृत्ति का मान ज्यादा है एन डैश डायरेक्ट से। ठीक है, तो यहां से इसलिए विस्पंद क्या बनेंगे, विस्पंद, विस्पंद अगर अपन निकालें तो विस्पंद डेल्टा एन बराबर, डेल्टा एन कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां से किसमें किसको माइनस करें, एन डैश परावर्तन में से माइनस करेंगे एन डैश डायरेक्ट को। ठीक है, तो यहां से बच्चों सॉल्व करने पे यह आ जाएगा रिजल्ट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यह आ जाएगा एन, देखिए यहां बच्चों इसमें इसको माइनस करेंगे तो एन वी तो कॉमन आ जाएगा, फिर वन अपॉन वी, वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन वी माइनस यू करेंगे, वन अपॉन वी प्लस यू माइनस वन अपॉन वी माइनस यू। ठीक है, वी माइनस यू वी प्लस यू एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करने पे ये बन जाएगा 2n वी यू अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, सॉल्व करने पे बन जाता है। ठीक है, ये विस्पंद आवृत्ति मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पे हमसे पूछेगी विस्पंद आवृत्ति याद करो, तो ये आएगा रिजल्ट। और हमसे पूछेगा कि परावर्तित साउंड की आवृत्ति बताइए, परावर्तित साउंड की आवृत्ति, तो ये आएगा आंसर, ये क्या है, परावर्तित साउंड की आवृत्ति, और ये क्या है, विस्पंद। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों अगला एग्जाम्पल, एक और देखने चलो एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल बच्चों इस तरह से देखिए, यहां बच्चों इस तरह से एक जीप है, यहां बच्चों एक जीप है, यहां बच्चों इस तरह से, यहाँ पे इसमें एक साउंड स्रोत लगा हुआ है, यहाँ बच्चों ये प्रेक्षक है, ड्राइवर जो है वो खुद एक प्रेक्षक भी है। ठीक है, यहाँ पे साउंड सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, इस साउंड सोर्स की जो आवृत्ति आपको दे रखी है, ये दे रखी है 60 हर्ट्ज, इसकी आवृत्ति दे रखी है 60 हर्ट्ज, आपको इसकी आवृत्ति रखी है एन का मान 60 हर्ट्ज है। ठीक है, 60 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है। और बच्चों वेलोसिटी ऑफ जो साउंड, यहाँ पे ये जो गति कर रहा है
ये गति कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, 30 मीटर पर सेकंड से जीप आ रही है, ये सामने एक दीवार है, इस दीवार की तरफ गति कर रही है, ठीक है, दीवार मतलब परावर्तक, एक दीवार की तरफ गति कर रही है। तो जो हमसे पूछा है कि परावर्तित साउंड की आवृत्ति क्या होगी और विस्पंद क्या होगी, हमें निकालना है, ठीक है। तो आपसे हमसे पूछा है कि ड्राइवर को कितने विस्पंद प्रेक्षित होंगे, मतलब प्रति सेकंड कितने विस्पंद प्रेक्षित होंगे ये हमें बताना है, मतलब कितनी विस्पंद आवृत्ति प्रेक्षित होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो चलो देखो यहाँ पे देखिए, इस ड्राइवर को एक साउंड तो डायरेक्ट यहां से मिलेगी, देखो यहाँ पे जो सोर्स है यहां से साउंड निकल रही है, सीधी इसकी कान में आएगी, ठीक है, और एक आएगी सामने से दीवार से टकराकर, तो सीधी इसके कान में जो आ रही है उसकी आभासी आवृत्ति क्या है। देखिए यहाँ पे हम देखें एन डैश डायरेक्ट का मान निकालें, एन डैश डायरेक्ट जो आएगी वो कितनी आएगी, एन के बराबर ही आएगी। बताइए, सोचिए क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये सोर्स है और ये प्रेक्षक है, दोनों साथ साथ गति कर रहे हैं, आगे जीप के अंदर बैठे हैं दोनों जीप में ही अटैच है, तो यहाँ पे दोनों साथ साथ गति कर रहे हैं, इनके बीच की दूरी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, इनके बीच की दूरी तो हमेशा अपरिवर्तित है, इसलिए आभासी आवृत्ति का मान वास्तविक आवृत्ति के बराबर ही रहेगा, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद फिर हम देखें यहाँ पे हमें निकालनी है परावर्तित वाली साउंड, एन डैश परावर्तित, तो परावर्तित साउंड कैसे निकालेंगे आवृत्ति, देखिए यहाँ पे हम इसकी सोर्स की इमेज दिखाएंगे, सोर्स है ये लो, सोर्स की इमेज दिखा दी अपन ने, सोर्स की इमेज पूरी जीप की इमेज में बना, खाली सोर्स की इमेज बनानी है, ये सोर्स की इमेज दिखा दी, ये कितनी है आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, ठीक है। और चलो देखिए यहाँ पे ये जीप के साथ जुड़ी हुई है और जीप आगे जा रही है 30 के वेग से, अर्थात ये सोर्स भी 30 के वेग से इधर जा रहा है, तो उसकी इमेज भी 30 के वेग से इधर आ रही होगी, 30 मीटर पर सेकंड से इधर आ रही है, ठीक है। अब चलो ये हमारा क्या है सोर्स इमेज, अब हमें रिफ्लेक्टेड साउंड की आवृत्ति याद करनी है, तो इसे क्या मानना है सोर्स, तो ये सोर्स है और ये हमारा दिया गया प्रेक्षक है, तो ये प्रेक्षक और ये स्रोत दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, देखिए एक दूसरे आ रहे हैं, तो दोनों की दोनों आवृत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोनों बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आएगा बच्चों, एन ऊपर आएगा प्लस का चिन्ह, नीचे आएगा माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो V प्लस VO अपॉन V माइनस VS, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख दें, यहाँ पे बच्चों जो साउंड वेलोसिटी है, इसमें आपको साउंड वेलोसिटी का मान दे रखा है, साउंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड दे रखी है, इसका हमें हेल्प लेनी है, इसकी साउंड वेलोसिटी आपको 330 मीटर पर सेकंड दे रखी है इस क्वेश्चन में, 330 मीटर पर सेकंड, तो बच्चों V का मान रखेंगे 330, ठीक है। तो N तो कितना है, चलो यहाँ नीचे नेक्स्ट टाइम रख दें, यहाँ पे N का मान, इस N का मान तो कितना बच्चा यहाँ पे आवृत्ति N 60 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज 330 प्लस 30 अपॉन 330 माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों 60 और नीचे आएगा कितना आएगा 300, तो नीचे 5 बार कट जाएगा और फिर ऊपर कितना रहा है 60, ठीक है। 360 में 5 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 72 हर्ट्ज, तो कितना है 72 हर्ट्ज। तो यहाँ बच्चों का हमसे पूछता कि परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति बताइए, तो कितना आएगा 72 हर्ट्ज। हमसे पूछा है विस्पंद आवृत्ति, तो देखिए विस्पंद कितने आएंगे बच्चों, उत्पन्न विस्पंद कितने हैं, उत्पन्न विस्पंद कितने विस्पंद यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं बच्चों, देखिए घटा के निकाल लेंगे तो 72 में से 60 को माइनस करो कितना आएगा, विस्पंद कितने उत्पन्न हुए 12 हर्ट्ज, तो 12 हर्ट्ज विस्पंद उत्पन्न होगा। हमसे पूछे कितने विस्पंद उत्पन्न होंगे, तो 12 हर्ट्ज, लेकिन सुनाई कितने देंगे, तो आंसर आएगा 0, क्योंकि 10 से ज्यादा हम सुन ही नहीं पाएंगे। तो हमसे पूछा ना ड्राइवर कितने विस्पंद प्रेक्षित होंगे, तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि 10 से ज्यादा है, अतः विस्पंद जो प्रेक्षित होंगे, तो यहाँ पे हम देखें अतः प्रेक्षित विस्पंद, अतः प्रेक्षित विस्पंद कितने बच्चों आएंगे 0, प्रेक्षित विस्पंद 0। तो हमसे प्रेक्षित विस्पंद पूछे तो हम क्या टिक करेंगे 0, और हमसे कह रहा है कितने विस्पंद उत्पन्न होंगे, तो हम टिक करेंगे 12। फिर यहाँ पे प्रेक्षित विस्पंद पूछे तो 0 हम टिक करेंगे। हाँ 0 ऑप्शन में नहीं है तो आप 12 को टिक कर सकते हो, लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है 0, 12 से ज्यादा हम सुन नहीं पाते, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। और चलो नेक्स्ट कंडीशन देखें। अब जो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जो परावर्तक है वो भी गतिशील अवस्था में होता है, परावर्तक गतिशील अवस्था में होता है, और फिर कहता है कि अब परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति ज्ञात करो। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए वही अपन देख रहे हैं, गतिशील परावर्तक, गतिशील परावर्तक। तो अगर परावर्तक गतिशील है तो हम क्या करते हैं बच्चों, उस अवस्था में
2 बार लगाते हैं डॉपलर इफेक्ट, 2 बार डॉपलर इफेक्ट लगा के ज्ञात करते हैं एंड फाइनल एन डबल डैश का मान, फाइनल आवृत्ति का मान। ठीक है, कैसे बच्चों? पहले यहाँ पे जो हमारा परावर्तक है उसे हम क्या मानते हैं? एक प्रेक्षक। ठीक है, दिए गए परावर्तक को हम परावर्तक को एक प्रेक्षक मान के आभासी आवृत्ति एन डैश ज्ञात करते हैं। अब उस परावर्तक को एन डैश आवृत्ति का स्रोत मानकर जो हमारा दिया गया प्रेक्षक है वो उसके लिए एन डबल डैश ज्ञात करते हैं और वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो यहां पे करते हैं 2 बार डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे, 2 बार डॉपलर इफेक्ट लगाएं। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? पहले परावर्तक को क्या मानेंगे? प्रेक्षक को प्रेक्षक मानकर एन डैश ज्ञात करें। अब बचा परावर्तक को एन डैश आवृत्ति का स्रोत मानकर दिए गए ओ के लिए एन डबल डैश ज्ञात करें। ठीक है, निकालें। यही हमारा फाइनल आंसर होता है, एन डबल डैश निकालें। ठीक है, तो चलो देखो किस तरह से, चलो एग्जांपल देखें, उससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कैसे बच्चों? यहां पे हम इससे कह रहे हैं इस तरह से, यहां बच्चों इस तरह की देखिए ऐसे, ये कोई स्रोत है, ये एस। ठीक है, इसकी आवृत्ति एन है जो कि ये स्थिर अवस्था में है। ठीक है, यहां बच्चों इस जगह एक व्यक्ति है, ये हमारा प्रेक्षक है, ये भी स्थिर अवस्था में है। ठीक है, स्थिर अवस्था में। और बच्चों यहाँ पे इस जगह देखिए परावर्तक आपको दे रखा है, परावर्तक कोई दीवार है या कोई परावर्तक है, ये गतिशील अवस्था में। ठीक है, ये गति कर रहा है किसी यू वेग से गति कर रहा है हमारा परावर्तक। तो चलो देखिए, यहां से साउंड आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके इस व्यक्ति तक पहुंचेगी साउंड। तो हम देखें बच्चों, यहां से पहले साउंड जो उत्सर्जित हो रही है, किस आवृत्ति की उत्सर्जित हो रही है? एन आवृत्ति की साउंड यहां से उत्सर्जित हुई, एन आवृत्ति की। ठीक है, यहां पे इसको हमने क्या माना? प्रेक्षक, इसको प्रेक्षक मानेंगे और क्या प्राप्त करेंगे? एन डबल डैश आवृत्ति ज्ञात करेंगे। फिर ये इस एन डैश आवृत्ति को उत्सर्जित करेगा, एन डैश आवृत्ति को उसको क्या मानेंगे? प्रेक्षक, इसको स्रोत मानेंगे एन डैश आवृत्ति का। और फिर यहाँ पे इसको फाइनली एन डबल डैश कितना प्राप्त होगा ये हम ज्ञात करेंगे, ये हमारा आंसर होता है एन डबल डैश। ठीक है, एन डबल डैश हमारा फाइनल आंसर होता है। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे? पहले परावर्तक को क्या मान रहे हैं? ओ मानने पर। ठीक है, परावर्तक को प्रेक्षक मानने पर, पहले बच्चों परावर्तक को प्रेक्षक मान रहे हैं, तो मानने पर क्या है बच्चों? देखिए एन डैश निकाले, एन डैश बराबर एन, ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए, समझो। यहां बच्चों ये हमारा स्रोत है, इसको भूल जाओ, इसको ध्यान देना ही नहीं है। ये स्रोत है, ये हमारा प्रेक्षक है, इसको परावर्तक को प्रेक्षक मान रहा हूं। प्रेक्षक दूर जा रहा है, स्रोत तो स्थिर है, प्रेक्षक दूर जा रहा है, मतलब ओ हमारा दूर जा रहा है और प्रेक्षक दूर जा रहा है, तो आवृत्ति घटाना चाहता है, ऊपर आएगा माइनस का चिन्ह, मतलब v माइनस यू अपॉन वी, क्योंकि प्रेक्षक की वेलोसिटी कितनी है? u है। ठीक है, ये आ गया एन डैश। अब बच्चों यहां पे परावर्तक को क्या मान रहे हैं? एन डैश का स्रोत मानने पर, एन डैश आवृत्ति का स्रोत मान रहे हैं अपन। तो स्रोत मानने में देखिए क्या आएगा? एन डबल डैश बराबर एन डैश इंटू, अब यहाँ पे एन डैश लिखना है क्योंकि इस स्रोत की आवृत्ति क्या है? एन डैश है। अब ये हमारा क्या है? स्रोत। अब इसको हम क्या मान रहे हैं? स्रोत मान रहे हैं। तो ये हमारा प्रेक्षक है, दिया गया प्रेक्षक, और ये स्रोत है। स्रोत दूर जा रहा है, प्रेक्षक स्थिर है, स्रोत दूर जा रहा है, तो स्रोत चाहता है कि आवृत्ति घटे, तो नीचे आएगा प्लस का चिन्ह। ठीक है, मतलब v अपॉन v प्लस vs। ठीक है, अब यहां पे कुछ नहीं करना, इस एन डैश का मान रख दो। एन डैश का मान रखेंगे, कितना आया था एन डैश का मान? n इंटू वी माइनस यू अपॉन वी, ये रख दिया। और ये तो खैर है ही सही अपना v अपॉन वी प्लस यू। तो यहाँ पे ये v से भी उड़ा दो, v से भी कट गया, तो क्या आ गया आंसर? ये आ गया n v माइनस यू अपॉन v प्लस यू। ये लो, ये फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं ये फाइनल आंसर। ठीक है, चलो इस पे एक और एग्जांपल समझाऊं।
एक और एग्जांपल लेके बच्चों, एक और एग्जांपल यहाँ बच्चों, एक और एग्जांपल देखो इस तरह से, ये एक पनडुब्बी है, पनडुब्बी, ठीक है। यहाँ बच्चों एक अन्य पनडुब्बी है, ये दो पनडुब्बी है इस प्रकार से। यहाँ पे इसका वेग दे रखा आपको बच्चों 500 मीटर पर सेकेंड, इसका वेग आपको 500 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। इसका वेग आपको दे रखा है 1000 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस पनडुब्बी में यहाँ पे कोई एक ध्वनि स्रोत लगा हुआ है, ठीक है, ध्वनि स्रोत, ठीक है। यहाँ से साउंड इमिट हो रही है, इसकी आवृत्ति दे रखी है आपको, इसकी आवृत्ति बच्चों 12,000 हर्ट्ज है, ठीक है, सॉरी 20,000 हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति है। और यहाँ से बच्चों साउंड इमिट हो रही है, यहाँ से इससे परावर्तित होके यहाँ पे इस जगह बच्चों यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ है, मतलब कोई संसूचक लगा हुआ, मान लो डिटेक्टर है ये, ठीक है, संसूचक है, ये इसको डिटेक्ट करता है साउंड को। तो कितनी आवृत्ति संसूचित करेगा हमें निकालना है। तो चलो देखो यहाँ पे ये आवृत्ति प्राप्त करेगा n डैश, फिर यहाँ से n डैश उत्सर्जित होगी, और फिर फाइनली यहाँ पे कितनी संसूचित होगी n डबल डैश, ये हमें ज्ञात करनी है, n डबल डैश का मान ज्ञात करना है। और हमें बता रखा हो यहाँ पे पानी में ध्वनि वेग का मान देखा है हमें कितना 350, इसमें हमने मान रखा है 350 मीटर प्रति सेकेंड। यह पानी में ध्वनि का वेग नहीं 1500 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड पानी में ध्वनि का वेग ये दे रखा है 1500 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को। देखिए पहले करेंगे, ये हमारा कौन है, परावर्तक, ये परावर्तक है, क्योंकि दूसरी पनडुब्बी ये परावर्तक की तरह कार्य कर रही है। तो पहले परावर्तक को क्या मानेंगे, स्रोत, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक मानेंगे। परावर्तक को प्रेक्षक मानने पर पहले परावर्तक को प्रेक्षक मान रहे हैं। यहां से देखिए n डैश का मान कितना आएगा, आभासी आवृत्ति n डैश बराबर, तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा क्या है, इसको क्या मान रहे हैं, प्रेक्षक दूर जा रहा है और इधर से जो हमारा ये स्रोत है पास आ रहा है। तो प्रेक्षक तो आवृत्ति घटाना चाहता है और ये स्रोत आवृत्ति बढ़ाना चाहता है, क्योंकि स्रोत पास आ रहा है। तो समझे क्या में यहाँ बच्चों, ये जो प्रेक्षक है ये तो आवृत्ति घटाना चाहता है और ये स्रोत आवृत्ति बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पे n ऊपर क्या जाएगा बच्चों, v माइनस vo अपॉन v प्लस vo, ये आएगा मान, क्योंकि हमारा प्रेक्षक है ये v प्लस vs। तो क्योंकि प्रेक्षक, इसको हम प्रेक्षक मान रहे हैं, प्रेक्षक आवृत्ति घटाना चाहता है, दूर जा रहा है, तो ऊपर माइनस आ गया, ये स्रोत आवृत्ति बढ़ाना चाहता है, नीचे प्लस आ गया। तो बच्चों n का मान रख दो, कितना है n का मान 2000, ठीक है, v का मान 1500, vo का मान कितना रखा है, ऑब्जर्व किसको मान रहे हैं, इसको 1000 वाले को 1000, और ये 1500 प्लस ये कितना है 500, तो कितना जाएगा बच्चों मान, यहाँ पे ये कितना हो गया दो, यहाँ पे बच्चों कितना होगा मान 2000, ठीक है, 2000 से 2000 कट जाएगा, फिर 1500 में से 1000 माइनस करें कितना आएगा 1000, 500 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कितना जाएगा बच्चों 500 हर्ट्ज, n डैश का मान कितना है 500 हर्ट्ज, ठीक है, बात पहले पड़ी। तो यहां से हम देखा कि यहाँ पे ये तो आवृत्ति, एक मिनट रुको, ये स्रोत है, यहाँ नीचे माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस को, ये तो बच्चों आवृत्ति को पास आ रहा है, ये तो आवृत्ति को बढ़ाना चाहता है ना, बढ़ाना चाहता है, नीचे माइनस का चिन्ह आएगा, सही बोलो माइनस आएगा। इसको हमने क्या माना था, प्रेक्षक दूर जा रहा था, आवृत्ति घटाना चाहता था, तो ऊपर माइनस आ गया। ये स्रोत है, आवृत्ति बढ़ाना चाहता है, नीचे आएगा माइनस का चिन्ह, तो नीचे माइनस लेंगे तो ये तो बड़ी बनेगी, तो कितना बच्चा पे ये 1000, इससे 2 बार कट जाएगा तो 1000 हर्ट्ज आएगा, ये कितना बनेगा 1000 हर्ट्ज, ठीक है, ये आ गया n डैश। अब क्या मानेंगे बच्चों, परावर्तक को कितना n डैश बराबर 1000 का इस s मानने पर, स्रोत मानने पर, ठीक है, सोर्स मानने पर। अब इसको हम सोर्स मानेंगे, तो सोर्स मानने पर n डबल डैश का मान निकालें, क्या आएगा n डबल डैश बराबर n डैश। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक है, इसको मान रहे हैं स्रोत। अब क्या, स्रोत दूर जा रहा है, प्रेक्षक पास आ रहा है, तो प्रेक्षक तो आवृत्ति बढ़ाना चाहता है और स्रोत आवृत्ति घटाना चाहता है, क्योंकि स्रोत कौन है, ये दूर जा रहा है,
ये हमारा प्रेक्षक है, तो प्रेक्षक आवर्ती बढ़ाना चाहता है, स्रोत आवर्ती को घटाना चाहता है, तो यहाँ पे मान रख देंगे इस जगह, इस एन डैश का मान रख दो 1000, V 1500 है, प्लस VO का मान कितना है 500, VO मतलब कौन, ये अब क्या हमारा प्रेक्षक कौन है, ये है, इसका मान 500 है। अब बोलो पहले तो आपने VO का मान 1000 रख दिया, अब VO का मान 500 कैसे रख रहे हो, अब क्योंकि अब क्या VO हमारा कौन है, ये हमारा प्रेक्षक है, उसको स्रोत मान रहे हैं, ठीक है, बटे में 1500 प्लस 1000, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा, इसका आंसर सोल्व कर लो, जो भी इसका आंसर 1000 नीचे कितना जाएगा 2500, सोल्व करके इससे आंसर निकाल लेंगे, ये हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इससे बच्चों हम यहाँ पे गतिशील परावर्तक है, तो हम इस प्रकार से परावर्तित साउंड की आवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए समय तो बच्चों यहाँ तक अपन ने ये डॉपलर इफेक्ट भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, एसएम भी कंप्लीट हो गया, वेव थ्योरी भी कंप्लीट हो गया और डॉपलर इफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। ओके।